हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी उन 3 कैदियों के बारे में है जिन्होंने जेल से भागने का वो तरीका अपनाया जो कुछ हद तक एल्काट्राज जेल ब्रेक से मिलता जुलता था। मगर ये तीनों कैदी एक एक करके पुलिस के हाथ लग गए, जिसमें से आखिरी कैदी तो लगभग 20 साल बाद पुलिस के हाथ लगा। ये तीसरा कैदी जो पुलिस के हाथ लगा था, उसने 83 साल की उम्र में जेल में ही दम तोड़ दिया। मगर अपनी पूरी ज़िंदगी में वो 18 बार जेल तोड़कर भागा, जिसमें आखिरी थी कैलिफोर्निया जेल ब्रेक। इस तीसरे कैदी ने जिस वक्त इस जेल ब्रेक को अंजाम दिया, उस वक्त उसकी उम्र 60 साल थी और चूंकि इस जेल के सामने बहुत बड़ा और गहरा समंदर था, मगर इसके बावजूद भी अपने 2 साथी कैदियों के साथ एक हैरत अंगेज और यकीन ना करने वाली जेल ब्रेक को अंजाम देने में कामयाब हो गया। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया की सेंट क्विंटन जेल से, जो सैन फ्रांसिस्को के समंदर से घिरी हुई थी। और इस समंदर का पानी इतना गहरा और ठंडा था कि महज थोड़ी देर इसमें तैरने पर कोई भी अपनी जान गंवा सकता था। इस जेल से आज तक जितने भी कैदियों ने भागने की कोशिश की, वो या तो इस पानी में डूबकर मर गए या वॉच टावर्स पर खड़े गार्ड्स ने उन्हें गोली मार दी, क्योंकि किसी भी कैदी के पकड़े जाने पर उसे सीधे गोली मार देने के ऑर्डर्स थे। इस जेल के गार्ड से लेकर जेलर तक सबको इस बात का यकीन था कि उनकी जेल से भागना नामुमकिन है, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि सन 1979 में कुछ ऐसा होने वाला है जो इस जेल के इतिहास को बदल कर रख देगा और लोगों को इस जेल को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ये वो साल था जिस साल सेंट क्विंटन जेल का नाम अखबारों में किसी कैदी की मौत के लिए नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय जेल ब्रेक के लिए छपा था, जिस पर किसी के लिए भी यकीन करना नामुमकिन था। तो आखिर कौन था इस पूरी जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड? कैसे ये तीनों कैदी इस हाई सिक्योरिटी जेल से भागने में कामयाब हुए और कैसे ये तीनों दोबारा पुलिस के हाथ लगे? ये जानकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इस पूरी जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था फॉरेस्ट टकर, जो पेशे से एक बैंक रॉबर था और इसी वजह से वो कई बार जेल गया, मगर हर बार वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि टकर ने बाद में खुद ये कबूला कि आज तक उसने जितनी भी जेल ब्रेक्स को अंजाम दिया है, उसमें कैलिफोर्निया जेल ब्रेक उसकी सबसे बेहतरीन और काबिल तारीफ जेल ब्रेक थी। सेंट क्विंटन जेल अपने आप में एक बहुत खतरनाक जेल थी, जहां हर दिन लड़ाई झगड़े और खून खराबा होता था। और यहाँ कैदी महज अपने सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि हर कोई इस जेल में अपना दबदबा बनाना चाहता था। ये जेल पूरी तरह मर्डरर्स, चोरों और रेपिस्ट से भरी हुई थी और साथ ही साथ यहाँ पूरे अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा गया था, जिसकी वजह से यहाँ की दीवारों को 20 फीट ऊंचा बनाया गया था और हर थोड़ी दूर पर एक वॉच टावर था, जहाँ वो गार्ड्स होते थे जिन्हें कैदियों को भागता देख सीधे गोली मारने के ऑर्डर्स थे। इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि 3 तरफ से ये जेल उन दीवारों से घिरी हुई थी जिनके तारों में करंट दौड़ रहा था, और चौथी तरफ था सैन फ्रांसिस्को का समंदर, जो बहुत गहरा और ठंडा था। ये वही समंदर था जो पहले भी कई भागने वाले कैदियों को अपने अंदर समा चुका था, मगर फॉरेस्ट टकर का दिमाग और उसकी नज़र वो देख रही थी जो बाकी कैदी नहीं देख पा रहे थे। फॉरेस्ट टकर बहुत छोटी उम्र से ही जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था, जिसकी वजह से उसे कई बार सज़ा हुई, मगर वो हर बार जेल से भाग जाता और इस तरह वो 17 बार जेल से भागने में कामयाब हो गया था। टकर के लिए जेल से भागने का मतलब महज आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि वो एक बेहतरीन एस्केप आर्टिस्ट है जो किसी भी जेल से भाग सकता है। टकर बहुत कम उम्र से ही डिप्रेशन का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से वो उस दौर के क्रिमिनल्स को अपना आइडल मानने लगा, जो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीते थे। और धीरे धीरे टकर को भी लगने लगा कि दुनिया की कोई भी जेल उसे कैद करके नहीं रख सकती। बहरहाल टकर को एक आर्म्ड बैंक रॉबरी के जुर्म में अक्टूबर सन 1978 में 10 साल की सज़ा सुनाकर सेंट क्विंटन जेल भेज दिया जाता है। इस वक्त तक टकर 60 साल का हो चुका था, मगर उसका दिमाग अभी भी उतनी ही तेज़ी से काम कर रहा था जितना पहले करता था। ये सज़ा टकर के लिए उम्र कैद की तरह थी, क्योंकि उसकी उम्र 60 साल थी और यहाँ से निकलने के बाद वो 70 साल का हो चुका होगा। और इसीलिए इस बार जब उसे हथकड़ियाँ पहनाकर जेल भेजा जाता है, वो उसी लम्हे से जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ये जेल टकर जैसे कैदियों के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि वो पहले भी कई बार जेल से भाग चुका था, मगर टकर का मानना था कि ऐसी कोई जेल ही नहीं बनी जो उसे कैद करके रख सके, और वो यहाँ भी भागने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। अब टकर चुपचाप जेल के हर गार्ड से लेकर कैदी और पूरी जेल के हर बारीक से बारीक डिटेल पर नज़र रखने लगता है, और महज कुछ ही हफ्तों बाद उसकी नज़र जेल की वर्कशॉप पर पड़ती है। ये वो वर्कशॉप थी जहां कैदी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस और बिल्डिंग्स के लिए फर्नीचर बनाने का काम करते थे, और ये वर्कशॉप जेल के उस गेट के पास थी जहां सिक्योरिटी कम हुआ करती थी। टकर को लगने लगता है कि उसके लिए एक अच्छा मौका है कि उसे इस वर्कशॉप में किसी तरह कोई काम मिल जाए, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर इधर उधर आ जा सकता है, ताकि वो जेल से भागने की प्लानिंग की तैयारी कर सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि टकर को एक हाई सिक्योरिटी सेल में डाला गया था, और चूंकि उसे बैंक रॉबरी के जुर्म में सज़ा हुई थी, इसलिए वो जेल में यहाँ वहाँ ऐसे ही नहीं घूम सकता था।
अब टकर अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है और तब वो फैसला करता है कि वो अपनी उम्र और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा इस जेल से भागने के लिए। और अब वो बहुत शांत रहने लगा और अक्सर तबीयत ख़राब होने का नाटक करने लगा, जिससे गार्ड्स को ये यकीन हो गया कि इस जेल से भागना टकर के बस की बात नहीं है। इसी दौरान टकर को जेल में बने वॉर्फ के पास काम मिल जाता है, जो बाकी वर्कशॉप से बहुत करीब था। इस वॉर्फ में शिप और बोट से आने वाले सामान को लाया ले जाया जाता था, मगर ये काफ़ी नहीं था। लेकिन टकर को एक शुरुआत चाहिए थी जो उसे यहाँ से मिल गई थी। ये वॉर्फ बिल्कुल ऐसी जगह पर था जैसी टकर चाहता था, क्योंकि जेल की मेन बिल्डिंग से दूर होने की वजह से यह ज़्यादातर लोगों की नज़र से दूर था और वो यहाँ अपने भागने की प्लानिंग शुरू कर देता है। अब टकर इस वॉर्फ से गुजरने वाले हर सामान पर बहुत बारीकी से नज़र रखने लगा, मगर तभी उसे एहसास होने लगता है कि कोई और भी है जो उस पर नज़र रख रहा है। और यहीं से एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे कैदी जॉन वॉलर की। जॉन को भी जेल में सज़ा काटते कई साल बीत चुके थे और चूंकि उसने फॉरेस्ट टकर की जेल ब्रेक्स के बारे में काफ़ी सुन रखा था, इसलिए टकर जब से इस जेल में आया था तब से वो उस पर नज़र रख रहा था और उससे दोस्ती करना चाहता था। बहरहाल एक दिन काम से ब्रेक के दौरान वो दोनों एक बेंच पर आकर बैठते हैं और सामने फैले समंदर की तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान जॉन उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए टकर से कहता है कि वो उसकी जेल से भागने की कला का बहुत बड़ा फ़ैन है और वो भी एक ऐसी जेल ब्रेक को अंजाम देना चाहता है। ये सुनते ही टकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर अपना मुंह समंदर की तरफ करके गर्दन हिलाता है, जिसका मतलब था कि वो लोग इस समंदर से तैरकर इस जेल से भागेंगे। टकर का इशारा समझते ही जॉन को लगने लगता है कि यह पागलपन है, मगर चूंकि वो लोग इस खतरनाक जेल से किसी भी कीमत पर भागना चाहते थे, इसीलिए उसे इस पागलपन में भी एक लॉजिक दिखाई देने लगता है। वो लोग पानी के रास्ते भागने का प्लान इसलिए भी बना रहे थे क्योंकि गार्ड्स और जेलर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई भी कैदी पानी के रास्ते भागेगा, क्योंकि पहले भी ये समंदर कई कैदियों को निगल चुका था। बहरहाल कुछ दिनों की प्लानिंग के बाद टकर को यह समझ आने लगता है कि पानी से तैरकर भागने में उनकी जान जा सकती है, क्योंकि ये पानी बहुत गहरा और बहुत बर्फीला था और इसीलिए वो दोनों मिलकर अलग अलग आइडियाज़ की तलाश में अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करते हैं। महज कुछ दिनों की प्लानिंग के बाद टकर के दिमाग में आखिरकार वो आइडिया आ ही जाता है जो उन्हें इस जेल से आज़ादी दिलाने वाला था। टकर जॉन से कहता है कि क्यों ना एक बोट बनाई जाए, जिसे सुनकर जॉन चौंक जाता है क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल और जोखिम भरा काम था और ये कहानी यहाँ से एक नया मोड़ ले लेती है। टकर का हमेशा से ये मानना था कि जेल ब्रेक्स ऐसी की जाएं जिसके बाद किसी को उस पर यकीन ना हो और लोग जेल ब्रेक को अंजाम देने वाले का नाम हमेशा याद रखें। और इससे ज़्यादा चौंकाने वाला क्या हो सकता था कि कैदी बोट बनाकर समंदर के रास्ते भाग गए। बहरहाल उन दोनों में ये तय होता है कि वो एक बोट बनाएंगे और इसी के रास्ते इस जेल से भागेंगे, मगर उनके सामने अभी कई मुश्किलें आना बाकी थी। हालांकि जॉन जो पहले से ही जेल की वर्कशॉप में काम करता था, वो वहां मौजूद सभी औजारों का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकता था, मगर उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इस प्लान को सीक्रेट रखना। सेंट क्विंटिन जेल के सामने जो समंदर था वो पैसिफिक ओशन था और उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि समंदर की लहरें बहुत बड़ी थी और अगर वो अपने भागने और इन लहरों की टाइमिंग को सही से मैच नहीं करेंगे तो ये लहरें उन्हें दोबारा जेल के किनारे तक पहुंचा देंगी, जहां मौजूद गार्ड्स उन्हें देखते ही गोली मार देंगे। अब उनके सामने कई सवाल खड़े थे, जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि वो बिना किसी की नज़र में आए ये बोट समंदर तक कैसे लेकर जाएंगे। दूसरा सवाल ये था कि जब वो कैदियों की यूनिफॉर्म पहनकर बोट से भागेंगे तब वो लोगों की नज़रों से कैसे बचेंगे। मगर टकर ने इन सभी मुश्किलों का वो रास्ता निकाला जिसके बारे में ना ही किसी ने सुना और ना ही सोचा। टकर इस पूरे प्लान में हर कदम बहुत सोच समझ कर बढ़ा रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो उसे अपनी बची हुई ज़िंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। जैसे जैसे टकर का प्लान आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे उसे ये एहसास होने लगता है कि उसे इस प्लान में जॉन के अलावा एक और कैदी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक और ऐसे कैदी को अपने प्लान में शामिल करना चाहता था जिसका दिमाग तेज़ हो और वो हर चीज़ पर नज़र रख सके। और यहीं से इस गैंग के तीसरे कैदी की एंट्री होती है, जिसका नाम था विलियम मैकगर्ग। विलियम एक 38 साल का कैदी था जो बैंक रॉबरी और जेल से भागने के जुर्म में सज़ा काट रहा था। विलियम भी टकर की तरह पहले भी जेल तोड़ चुका था और सन 1970 में वो कुछ कैदियों के साथ मिलकर सैन फ्रांसिस्को जेल के सारे टॉयलेट्स को चोक कर देता है और उसी भगदड़ में वो वहाँ से भाग निकला। विलियम को अपने प्लान में शामिल करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता था, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके प्लान की खबर फैलने का रिस्क भी उतना ही ज़्यादा था और सेंट क्विंटिन वो जेल थी जहाँ किसी पर भी भरोसा करना बेवकूफ़ी थी। बहरहाल टकर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो विलियम पर भरोसा करके उसे अपने प्लान में शामिल कर लेता है और इस तरह उनकी 3 लोगों की एक गैंग बन जाती है। हालांकि उन्होंने बोट बनाने का प्लान तो बना लिया था, मगर सबसे बड़ी परेशानी जो उनके सामने थी वो ये थी कि वो इस बोट को बनाएंगे कैसे और कैसे इस बोट को समंदर तक लेकर जाएंगे, वो भी वहाँ मौजूद गार्ड्स की नज़र से बचाकर।
टकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल की कमियों को ढूंढने में निकाली थी, जिसकी वजह से वो जेल से भाग पाता था और इस बार भी वो रुकने वाला नहीं था और इसीलिए वो सैन क्विंटन जेल में भी उस कमी की तलाश में लग जाता है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से भाग सकें। कुछ हफ्तों की प्लानिंग और कशमकश के बाद एक दिन अचानक टकर की नज़र कुछ ऐसा देख लेती है जो कोई और नहीं देख पाया। टकर देखता है कि वॉच टावर नंबर 4 पर दूसरे वॉच टावर्स की तरह कोई भी गार्ड नहीं होता था जो कैदियों और जेल पर नज़र रख सके। इस वॉच टावर को खाली रखने के पीछे की वजह यह थी कि जेल अथॉरिटीज़ का मानना था कि ये एरिया बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि ये एरिया समंदर के पास था और उनके मुताबिक पानी के रास्ते कोई भी जेल से नहीं भाग सकता। ये खाली वॉच टावर देखने के बाद टकर के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी और वो ये थी कि वो लोग इस टावर के नीचे से बोट को पानी तक ले जा सकते हैं और जब तक दूसरे वॉच टावर के गार्ड्स की नज़र उन पर पड़ेगी वो लोग इस जेल के किनारे से दूर निकल चुके होंगे। बहरहाल अब उन्हें शुरुआत करनी थी एक बोट बनाने की, मगर इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के बीचों बीच बोट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था और यहीं पर काम आता है जॉन, जो इस गैंग का दूसरा कैदी था। जॉन जो कि जेल की वर्कशॉप में काम करता था और ये सभी वर्कशॉप हर तरह के औजारों से भरी पड़ी थी क्योंकि यहाँ यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसेस का फर्नीचर बनाया जाता था और उनमें हर वो औजार मौजूद था जिसकी ज़रूरत टकर और उसकी गैंग को पड़ने वाली थी। इस वर्कशॉप में काम करने वाला हर वर्कर इन औजारों का इस्तेमाल कर सकता था और लगातार 3 दिनों तक जॉन हर उस औजार को जमा करने लगता है जिसकी ज़रूरत उन्हें पड़ने वाली थी। जॉन ने जो सामान इस वर्कशॉप से जमा किया उसमें कुल्हाड़ी, लकड़ी के टुकड़े, सनमाइका और बड़ी बड़ी कीलें शामिल थीं। चूँकि इन सभी वर्कशॉप में सारा सामान बहुत ज़्यादा होता था इसलिए सामान गायब होने का किसी को पता नहीं चला, मगर सबसे बड़ा रिस्क जो उनके सामने था वो ये था कि वो इस बोट को कहाँ और कैसे बनाएंगे। उन्हें अब एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ छुपकर वो इस बोट को बना सकें, क्योंकि अगर किसी को भी इस बारे में भनक भी लग गई तो उनकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी और उन्हें अपनी सज़ा से भी ज़्यादा वक्त इस जेल में गुजारना पड़ेगा। उन्होंने एक 14 फीट लंबी बोट बनाने का फैसला किया जो वो सनमाइका शीट की मदद से बनाने वाले थे और आखिरकार जॉन वर्कशॉप के कोने में वो जगह ढूंढ लेता है जहां वो इस बोट को बना सके। ये कोना वर्कशॉप के काफ़ी अंदर के हिस्से में था जहां अंधेरा होता था और वहां कोई आता जाता भी नहीं था और यहीं से टकर और जॉन इस प्लान को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। प्लान का पहला हिस्सा ये था कि बोट बनाने के दौरान जॉन रेडियो को तेज़ आवाज़ में चलाएगा जिससे ठोका पीटी की आवाज़ को दबाया जा सके, मगर साथ ही साथ उसे बहुत चौकन्ना भी रहना था क्योंकि हर 2 मिनट बाद उसे ये भी चेक करना होगा कि कोई भी गार्ड उसकी तरफ तो नहीं आ रहा। ये एक बहुत जोखिम भरा काम था जिसमें जॉन के हाथ 15 बार से ज़्यादा ब्लेड्स और कीलों से कटे, मगर जैसे जैसे ये बोट एक आकार लेने लगी जॉन की टेंशन और परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब ये बोट जितनी बड़ी होती जा रही थी इसे छुपाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि एक 14 फीट लंबी बोट को वर्कशॉप में गार्ड्स के बीच नहीं छुपाया जा सकता था। अब उन्हें ये एहसास होने लगता है कि अगर वो इस प्लान को कामयाब बनाना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इस प्लान को अंजाम देना होगा और इसलिए टकर जॉन से कहता है कि वो महज 1 हफ्ते के अंदर ही इस बोट को तैयार करे। जहां जॉन बोट बनाने का काम कर रहा था वहीं टकर जेल के अंदर हर गार्ड और कैदी पर नज़र रख रहा था ताकि किसी भी होने वाले खतरे से पहले जॉन को अलर्ट किया जा सके। और गैंग के तीसरे मेंबर विलियम का काम था कि वो समंदर में उठने वाली लहरों पर नज़र रखे। इसी दौरान विलियम जेल में आने वाले लोकल न्यूज़पेपर से टाइट रिपोर्ट चुरा लेता है जिससे उन्हें ये पता चल सके कि समंदर में उठने वाली लहरें किन दिनों में ज़्यादा और किन दिनों में कम होती हैं। और आखिर वो जो तारीख चुनता है वो थी 9 अगस्त सन 1979 और ये वो तारीख थी जो महज 3 दिन बाद आने वाली थी। इस तारीख को टाइड रिपोर्ट के हिसाब से समंदर में लहरें बहुत तेज़ होने वाली थीं और उन्होंने ये दिन इसलिए चुना ताकि वो अपनी बोट को तेज़ लहरों के बीच ले जा सकें जिसकी वजह से उनकी बोट ग्राउंड से ना टकराए और लहरों के साथ अपने आप आगे निकल जाए। इस तारीख को चुनने के पीछे की एक और बड़ी वजह थी और वो ये थी कि 9 अगस्त को कैलिफोर्निया में मरीन काउंटी यॉट क्लब डे मनाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी बोट्स लेकर समंदर में निकलते हैं और ये एक तरह का बोट शो होता है। इसका साफ मतलब था कि जिस दिन वो लोग बोट से भागने वाले थे उस दिन समंदर में और भी बहुत सारे लोग अपनी बोट्स लेकर आने वाले थे और इसलिए जॉन टकर से कहता है कि इसमें ख़तरा है, मगर टकर के दिमाग में एक जीनियस प्लान चल रहा था और वो फैसला करता है कि वो सभी उसी दिन ही भागेंगे। क्योंकि उन्हें जेल से भागने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे और उनकी टेंशन और घबराहट बढ़ती जा रही थी, मगर अभी बहुत से ऐसे काम बाकी थे जिन्हें वक्त से पहले पूरा करना था और तब उनमें यह तय होता है कि वो तीनों यॉट क्लब के मेंबर्स का भेष बनाकर जेल से भागेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है टकर का जीनियस प्लान जिसमें वो जॉन और विलियम से कहता है कि वो बोट को उसी कलर का करें जिस कलर की बोट और यॉट इस मरीन काउंटी क्लब डे में आने वाली हैं और साथ ही साथ कैप्स का भी इंतज़ाम करें ताकि वो भागने के बाद इन क्लब मेंबर्स में मिल जाएं और कोई उन्हें पहचान ना पाए। इस बोट को चलाने के लिए जॉन ने जो चप्पू बनाए वो प्लास्टिक के पाइप्स थे जिन्हें 5 लीटर गैलन के ढक्कन से जोड़ दिया गया था और उधर बोट लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी जिसे छुपाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था।
इस परेशानी से निपटने के लिए उनमें यह तय होता है कि वो बोट को तब तक अलग अलग हिस्सों में रखेंगे जब तक उनके भागने का दिन नहीं आ जाता। मगर इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी एक सवाल उनके सामने खड़ा था, और वो ये था कि क्या ये बोट पानी में तैर पाएगी, और अगर नहीं तैर पाई तो वो सभी पानी में डूब जाएंगे। जैसा कि उनमें यह तय हो चुका था कि वो जेल से भागने वाले दिन ही बोट के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे, मगर उनके सामने ये परेशानी थी कि ये बोट के हिस्से कोई छोटे मोटे हिस्से नहीं थे जिन्हें आसानी से छुपाकर जोड़ दिया जाए, और धीरे धीरे वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा था। टकर के दिमाग में डर के साथ साथ कई सवाल घूम रहे थे, जैसे कि इस बोट के हिस्सों को कैसे जोड़ा जाए, और क्या ये बोट 3 लोगों का वजन उठाकर पानी में तैर पाएगी। हालांकि जॉन और विलियम ने वर्कशॉप के कोने में किसी तरह नज़र बचाकर इस बोट के हिस्सों को जोड़ तो दिया, मगर अब उनके सामने इस प्लान का सबसे अहम और आखिरी पड़ाव बाकी था, और वो ये था कि वो इस बोट के गार्ड की नज़र से बचाकर समंदर तक कैसे लेकर जाएंगे। इस वर्कशॉप और समंदर के किनारे के बीच जो डिस्टेंस था वो लगभग 75 मीटर था, और ये खुला मैदान था जहाँ गार्ड्स की नज़र आसानी से उन पर पड़ सकती थी। ये उनके प्लान का सबसे मुश्किल और ख़तरों से भरा पड़ाव था, क्योंकि वो लोग अगर ये 14 फीट लंबी बोट लेकर तेज़ी से भी चलते तब भी उन्हें समंदर के किनारे तक पहुंचने में 90 सेकंड लग जाते, जिसमें वो आसानी से पकड़े जाते। मगर इस जेल से भागना उनकी किस्मत में था, और इसीलिए इस बार किस्मत उनका साथ देती है। बहरहाल भागने से एक दिन पहले जॉन उस वर्कशॉप से रॉयल ब्लू कलर का स्प्रे पेंट चुरा लेता है, जिसकी मदद से वो लोग बोट को यॉट क्लब की बोट का कलर करने वाले थे, ताकि उनकी और यॉट क्लब की बोट देखने में बिल्कुल एक जैसी लगे। बोट को पेंट करने के दौरान ही एक और मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो ये थी कि स्प्रे बॉटल में इतना पेंट नहीं था कि पूरी बोट को पेंट किया जा सके, और अब उन्हें अपना पूरा प्लान फेल होता दिखाई देने लगता है। मगर टकर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, और वो इसका भी तोड़ निकाल लेता है। टकर जॉन और विलियम से कहता है कि वो बोट को बस उसी साइड से पेंट करें जिस साइड से गार्ड्स की नज़र उन पर पड़ सकती है, और चूंकि पेंट कम था इसलिए वो आखिरी में बचे हुए पेंट से अपनी कैदियों वाली कैप और यूनिफॉर्म को भी कलर कर देता है, जिससे उनके कपड़े से लेकर बोट तक यॉट क्लब के मेंबर से मैच हो जाएं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनका ये आइडिया काम भी कर गया। अब उन्हें दूर से देखने पर कोई भी धोखा खा सकता था, और उन्हें यही लगता कि ये यॉट क्लब के मेंबर्स हैं जो पानी में अपनी बोट चला रहे हैं। टकर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये बोट उनके जेल से भागने के बाद पुलिस के हाथ ज़रूर लगेगी, इसलिए वो गार्ड्स को चिढ़ाने और अपनी छाप छोड़ने के लिए बोट पर रबर डब डब लिखवाता है। ये एक नर्सरी राइम थी जिसका मतलब था कि एक टब में 3 आदमी, और वो इस स्लोगन के ज़रिए गार्ड्स को ये मैसेज देना चाहता था कि वो 3 लोग उनकी नाक के नीचे से बोट में बैठकर गायब हो गए। आखिरकार 9 अगस्त सन 1979 का दिन भी आ जाता है, जिस दिन उन्हें जेल से भागना था, और टकर, जॉन और विलियम वर्कशॉप के अंदर घुसते हैं और अपने पेंट की हुई यूनिफॉर्म पहनते हैं जो उन्होंने पहले अंदर छुपा रखे थे। अब उनकी बोट भी पूरी तरह तैयार थी, और विलियम के कैलकुलेशन के मुताबिक ये बोट उन्हें दोपहर 1:30 बजे पानी में उतारनी होगी, यानी हाई टाइड से 15 मिनट पहले। उनके पास महज 1 घंटे का ही वक्त था, जिसके बीच उन्हें ये बोट वर्कशॉप से किनारे तक ले जानी थी, और फिर वहाँ से जितना जल्दी हो सके इस जेल से दूर निकलना था, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे सभी कैदियों की गिनती होती थी, जिसमें गार्ड्स को उनके वहाँ से भागने का पता चलना ही था। बहरहाल उनके प्लान के मुताबिक सब कुछ अब तक सही चल रहा था, क्योंकि उनकी बोट भी तैयार थी, समंदर में लहरें भी ऊंची और तेज़ हो रही थी, और सबसे ज़रूरी वॉच टावर नंबर 4 भी खाली था जहां कोई गार्ड नहीं था। मगर उनकी घबराहट और डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अब उन्हें खुले मैदान के बीचों बीच ये बोट किनारे तक ले जानी थी, और किस्मत ने उनका भरपूर और बखूबी साथ दिया। हालांकि वॉच टावर नंबर 4 बिना गार्ड के खाली रहता था, मगर इस जेल में हर कैदी की आंखें भी चौकन्ना रहती थीं, क्योंकि हर कोई जेल से भागने के मौके की तलाश में था, और अगर वो लोग गार्ड की नज़र से बच भी जाते तो उन्हें कैदियों की नज़र में आने का खतरा था, जो किसी भी पल जेल के गार्ड को खबर दे सकते थे। टकर और जॉन एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो जैसे ही बोट को वर्कशॉप से बाहर निकालेंगे उन्हें कोई देख लेगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। मगर तभी कुछ अजीब और अनोखा होता है। इसी दिन एक डिलीवरी ड्राइवर अपने ट्रक को वर्कशॉप के पास खड़ा छोड़कर दूसरे वेयरहाउस तक चला जाता है, क्योंकि उसे वहां कुछ सामान डिलीवर करना था। इस ट्रक को खड़ा देख टकर की आंखों में एक चमक आ जाती है, और तब उसके दिमाग में वो जीनियस आइडिया आता है जिसकी वजह से वो लोग इस जेल से भाग निकले। टकर जॉन से कहता है कि वो ट्रक के पास जाकर देखे कि उसमें चाबी लगी है या नहीं, और इत्तेफाक से ड्राइवर ट्रक में चाबी लगाकर छोड़ गया था। ये पता चलते ही टकर जॉन और विलियम से कहता है कि वो लोग इस ट्रक को एक कवर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब था कि जॉन इस ट्रक में बैठकर इसे धीरे धीरे चलाएगा, और इस ट्रक की आड़ में वो लोग ट्रक के साथ चलते हुए इस बोट को किनारे तक ले जाएंगे। अब जॉन ट्रक में बैठकर इसे धीरे धीरे चलाना शुरू करता है, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी ड्राइवर अपना ट्रक लेकर जा रहा है, और ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस ट्रक के पीछे 2 कैदी बोट लेकर चल रहे हैं।
सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उनका ये प्लान काम कर गया और वो लोग इस बोट को वॉच टावर नंबर 4 के नीचे से होते हुए किनारे तक ले जाने में कामयाब हो गए। हालांकि इस दौरान उनके पूरे बदन से पसीने छूट रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर आंख उन्हें ही देख रही है, जबकि उन्हें कोई नहीं देख रहा था और किनारे पर पहुंचते ही वो लोग इस बोट को समंदर में उतार देते हैं। इसी दौरान जॉन दोबारा ट्रक को उसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहां से वो उसे लेकर आया था, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो, और वो अपने साथी कैदियों के पास लौट जाता है जो किनारे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के लिए तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा था। मगर एक आखिरी सवाल अब भी उनके सामने खड़ा था और वो ये था कि क्या ये बोट पानी में तैर पाएगी। बहरहाल बोट पानी में खड़ी थी और सबसे पहले टकर उसमें बैठता है, जिसकी वजह से बोट थोड़ी नीचे पानी में चली जाती है। दूसरा कैदी जो बोट में बैठा वो था विलियम, जिसके बाद बोट और नीचे पानी में चली जाती है और आखिरकार जॉन भी इस बोट में सवार हो जाता है, जिसके बाद बोट के किनारे तक पानी का बिल्कुल करीब आ जाते हैं। हालांकि ये बोट उन तीनों को बहुत मुश्किल से संभाल पा रही थी, मगर अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए वो तीनों बोट को आगे बढ़ाने के लिए चप्पू चलाना शुरू करते हैं। उन्हें यह एहसास बहुत जल्दी हो गया था कि उनकी बोट ज़्यादा देर पानी में नहीं टिक पाएगी और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो लोग वॉच टावर पर खड़े गार्ड के सामने डूब जाएं। इस वक्त समंदर में हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और ये उनकी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि हवा की वजह से उन्हें बोट आगे बढ़ाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब उन्हें हर वक्त ये डर सताने लगा कि वो कभी भी डूब सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें ये भी डर था कि अगर गार्ड ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें फ़ौरन गोली मार देगा और इसी वजह से वो लोग पानी में बहुत तेज़ चप्पू चला रहे थे। वो लोग जल्द से जल्द इस किनारे से निकलकर समंदर के उस हिस्से में पहुंचना चाहते थे जहां वो बाकी यॉट मेंबर्स के साथ मिल जाएं और उन्हें कोई पहचान न सके। मगर इसी दौरान उनकी बोट किनारे के उस हिस्से से होकर गुजरती है जहां दूसरे वॉच टावर पर खड़े गार्ड की नज़र सीधे समंदर पर थी। अब उन्हें बस इन वॉच टावर्स को पार करना था और वो लोग हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते थे। और यहीं पर काम आते हैं उनकी कलर की हुई बोट और कलर की हुई यूनिफॉर्म्स। अब इस बोट में धीरे धीरे किनारों से पानी आना शुरू हो गया था और तेज़ चलती हवा भी उन्हें पीछे की तरफ ढकेल रही थी, जिसकी वजह से बोट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी। और तभी वॉच टावर नंबर 5 पर खड़े गार्ड की नज़र उन पर पड़ जाती है। गार्ड बजाय अलार्म बजाने के उनसे ये पूछता है कि क्या वो ठीक हैं, जिसके जवाब में विलियम अपनी कलाई की तरफ देखता है जैसे कि उसने घड़ी पहन रखी हो और गार्ड से कहता है कि मेरी घड़ी और हम लोग दोनों ठीक हैं। टकर का जीनियस प्लान काम कर चुका था क्योंकि गार्ड ये धोखा खा गया कि ये तीनों यॉट क्लब मेंबर्स हैं और वो तीनों मरीन काउंटी यॉट क्लब डे मनाने समंदर में निकले हैं और इसमें उनकी कलर की हुई बोट और कलर की हुई यूनिफॉर्म्स ने उनका पूरा साथ दिया। अब वो लोग सेंट क्वेंटिन जेल के एरिया से तो निकल चुके थे, मगर अब उनकी बोट उनका साथ छोड़ रही थी और वो धीरे धीरे डूब रहे थे। ये बोट लगातार बढ़ती हुई लहरों और उन तीनों के वजन को नहीं संभाल पाई और आखिरकार पानी में डूब गई, जिसके बाद वो तीनों बोट को पकड़कर लटक गए और ज़ोर ज़ोर से पानी में पैर मारने लगे ताकि वो जल्द से जल्द किसी किनारे पर पहुंच जाएं। बहरहाल वो थोड़ी दूर एक किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक वो लोग बुरी तरह थक चुके थे और उनका बदन ठंडे पानी की वजह से कपकपा रहा था। हालांकि उनके प्लान ने पूरी तरह उनके मुताबिक काम नहीं किया, मगर वो लोग जेल से भाग चुके थे और जिंदा थे और अब उन्हें जल्द से जल्द शहर की भीड़ में घुसकर उनमें मिल जाना था। इसी दौरान किनारे पर खड़ा टकर ये सोचने लगता है कि वो लोग एक टीम वर्क की वजह से ही जेल से भाग पाएं, मगर साथ ही साथ उसे ये भी समझ आने लगता है कि अगर उसे पुलिस की नज़रों से बचना है तो उसे यहाँ से अपना सफ़र अकेले ही तय करना होगा। और वो बिना कुछ कहे मुड़ता है और जॉन और विलियम को वहीं छोड़कर भाग जाता है। टकर का मानना था कि अगर वो इन दोनों में से किसी के साथ भी रहा तो किसी के भी पकड़े जाने पर वो भी पुलिस के हाथ लग जाएगा। टकर को अचानक भागता देख जॉन और विलियम चौंक जाते हैं, मगर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और उनकी नज़रों से गायब हो जाता है। सेंट क्वेंटिन जेल से भागकर टकर ने अपनी लिस्ट में एक और जेल ब्रेक को शामिल कर लिया था और ये उसकी 18वीं जेल ब्रेक थी, जिसकी वजह से लोग उसे प्रिजन एस्केप आर्टिस्ट के नाम से जानने लगे। उधर जॉन किनारे से होते हुए लाक्स पर फेरी टर्मिनल पहुंचता है और वहां से बाहर आकर एक कैब में बैठ जाता है। कैब का ड्राइवर उससे पूछता भी है कि वो पूरी तरह गीला क्यों हो रहा है, जिसके जवाब में जॉन उसे बताता है कि उसकी बोट डूब गई और वो किसी तरह बचकर बाहर निकला है। तीसरे कैदी विलियम के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गायब हो गया और बहुत सारी मरीन काउंटीज़ आसपास होने की वजह से वो तीनों शहर की भीड़ में गायब हो गए। हालांकि वो तीनों जेल से भागने में कामयाब तो हो गए थे, मगर उनकी ये कामयाबी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं टिक पाई और वो एक एक करके पुलिस के हाथ लगते चले गए। अब 9 अगस्त सन 1979 को दोपहर के 2:30 बज चुके थे और जेल में कैदियों की गिनती शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान गार्ड्स को पता चलता है कि जेल में 3 कैदी कम हैं, जिसके बाद वॉच टावर नंबर 5 का गार्ड उन्हें बोट पर बैठे 3 लोगों के बारे में बताता है और एक एक करके इस जेल ब्रेक की कड़ियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं।
जेल और वर्कशॉप की छानबीन करने पर उन्हें चोरी हुए औजार, स्प्रे पेंट की बोतल और बोर्ड के कुछ टुकड़े मिलते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड्स फौरन जेल का सायरन बजा देते हैं और तीनों कैदियों को आसपास के समंदर में ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान उनके हाथ इन कैदियों की बनाई हुई बोर्ड लगती है जिस पर रबर डब डब लिखा हुआ था। पूरी सेंट क्वेंटिन जेल पर अब लोग उंगलियां उठा रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे, जिसकी वजह से जेलर और गार्ड्स को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी और इसी वजह से कैलिफोर्निया स्टेट पुलिस और लोकल पुलिस साथ मिलकर इन कैदियों की तलाश में लग जाते हैं। चूंकि इस जेल ब्रेक की खबर हर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी, इसलिए अब कैलिफोर्निया स्टेट पुलिस पर इन कैदियों को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और वो किसी भी कीमत पर इन कैदियों को पकड़ना चाहते थे। पहले तो गार्ड्स को यही लग रहा था कि ये तीनों कैदी जेल के अंदर ही कहीं छुपे हैं, क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये कैदी जेल से भाग चुके हैं और यही वो वजह थी कि जेल में इन कैदियों की तलाश काफ़ी देर तक चलती रही। जेल अथॉरिटीज़ ने डॉग स्क्वाड की मदद से इन कैदियों को आसपास के जंगलों में भी ढूंढा, मगर ये तीनों कैदी उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके थे। इन तीनों कैदियों में टकर ही था जिसे जेल से भागने और पुलिस से छुपने में महारत हासिल थी, जबकि बाकी दो कैदी जॉन और विलियम अभी इस मामले में काफ़ी कच्चे और कमज़ोर थे और यही वो वजह थी कि वो दोनों कैलिफोर्निया से ज़्यादा दूर नहीं जा पाए और पुलिस के हाथ लग गए। विलियम वो पहला कैदी था जो जेल से भागने के 2 महीने बाद ही यानी अक्टूबर में पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने उसे सेंट रफाइल में उसकी गर्लफ्रेंड के घर से गिरफ्तार कर लिया था और उसकी आज़ादी का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया। जॉन को पकड़ने में पुलिस को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, मगर आखिरकार अप्रैल 1980 में पुलिस ने उसे भी गिलरॉय कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने 2 कैदियों को तो पकड़ लिया था, मगर अब वो जल्द से जल्द टकर को भी पकड़ना चाहते थे ताकि तीनों कैदियों का ट्रायल एक साथ शुरू हो सके। पुलिस टकर को काफ़ी वक्त तक ढूंढती रही, मगर वो उनके हाथ नहीं लगा और इसी में काफ़ी वक्त भी निकल गया और तब थक हार कर इन दोनों कैदियों का ट्रायल कोर्ट में शुरू हो जाता है। मगर इसी दौरान कोर्ट ने एक अनोखा और चौंका देने वाला फैसला सुनाया। चूँकि पुलिस अभी भी टकर को पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए कोर्ट जॉन और विलियम को जेल से भागने के आरोप से बरी कर देता है, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये पूरा प्लान टकर का था और इस प्लान में दोनों कैदियों का कोई हाथ नहीं। लोगों का मानना यह था कि कोर्ट ने दोनों कैदियों को इसलिए आरोप से बरी किया क्योंकि कोर्ट उनके जेल से भागने के तरीके से बहुत प्रभावित था, मगर उनकी बची हुई सज़ा काटने के लिए उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया गया। टकर जेल से भागने के बाद कैलिफोर्निया ईस्ट चला गया था और वहाँ 1-2 चोरियों को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। कई साल बीत गए मगर टकर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, मगर टकर की कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ आना बाकी था। सन 1998 में वो मायामी फ्लोरिडा पहुँचता है, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी चोरी को अंजाम देने वाला था। इस बार वो पाम बीच काउंटी में एक घर लेकर रहने लगता है, जहाँ वो हर किसी को ये बताता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और वहाँ की एक औरत से शादी भी कर लेता है। उसकी बीवी को हमेशा ये लगता था कि उसका हस्बैंड यानी टकर एक कामयाब इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि टकर एक बहरूपिया है और चोरी को अंजाम देने वाला है। टकर को भी लगने लगता है कि अब वो और ज़्यादा लोगों से झूठ नहीं बोल पाएगा और आखिरकार इस बार वो फिर से एक बैंक में लूट को अंजाम देता है, मगर इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो पुलिस के हाथ लग जाता है। इस वक्त तक टकर की उम्र 80 साल हो चुकी थी और उस पर आर्म्ड बैंक रॉबरी का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह जेल से भागने के 20 साल बाद वो दोबारा पुलिस के हाथ लग चुका था। बहरहाल 2 साल चले ट्रायल के बाद कोर्ट उसे अक्टूबर सन 2000 में 13 साल की सज़ा सुनाता है। चूँकि उसकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, इसलिए कोर्ट उसे फेडरल मेडिकल सेंटर भेजती है, जहाँ उसका इलाज भी होता रहे और साथ ही साथ वो अपनी सज़ा भी काट सके। अपनी सज़ा काटने के दौरान टकर को कई बार दिल का दौरा पड़ा और आखिरकार 29 मई सन 2004 को उसने जेल में ही दम तोड़ दिया। यह थी कहानी उस शातिर और चालाक कैदी की जिसे रोकना किसी भी जेल के लिए लगभग नामुमकिन था और उसने पूरे अमेरिका की सबसे बेहतरीन जेल ब्रेक्स में से एक को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस को 20 साल लग गए उसे दोबारा पकड़ने में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।